हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। देखा जाए तो हम लोग मध्यकालीन इतिहास यानी मिडल हिस्ट्री की क्लास चल रही है। मिडल हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में देख रहे हैं या दिल्ली सल्तनत से संबंधित पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया था। कौन-कौन से इन 5 वंश थे, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें कंठस्थ हो सके कि वे कौन से 5 वंश शासन किए थे और उनके क्रम के बारे में भी पता चल जाए कि पहले कौन-सा शासक आया था या कौन से शासक ने शासन किया था, किस वंश का था। इससे हमें एक अनुमान हो जाएगा कि अगर कभी क्वेश्चन आता है कि पहले कौन सा वंश ने शासन किया था, तो उससे हम आसानी से कर सके और उसका उत्तर दे सकें। दिल्ली सल्तनत पे देखा जाए तो जो सबसे पहला वंश था जो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले शासन किया था वह था गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद देखा जाए तो खिलजी वंश ने शासन करते हैं। उसके बाद देखा जाए तो तुगलक वंश और उसके बाद सैयद वंश। अंत में देखा जाए तो जो दिल्ली सल्तनत में जो शासन किया था सबसे अंतिम वंश था वह था लोधी वंश था। लोधी वंश के बाद देखते हैं जब लोधी वंश का अंत होता है तो उसके बाद मुगल काल का उत्थान होता है या मुगल काल का प्रारंभ होता है या मुगल काल उसके बाद शासन करना प्रारंभ करते हैं। देखते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। गुलाम वंश को हमने 3 भागों में विभाजित किया था। वो 3 भाग कौन-कौन से थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला बताया गया था कुतुबी वंश। कुतुबी वंश के संस्थापक के बारे में भी आपको बताया गया। कुतुबी वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इनके वंश का कार्यकाल देखा जाए तो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी के बीच था। और दूसरा था शमसी वंश। शमसी वंश के सब देखा जाए तो शमसी वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। देखा जाए तो जो शमसी वंश के कार्यकाल की बात की जाए तो 1211 से लेकर 1265 ईस्वी के बीच शमसी वंश का कार्यकाल था। और देखा जाए तो जो अंतिम उपवंश था जिसे आप कहते हैं बलबनी वंश या जिसके संस्थापक गियासुद्दीन बलबन थे, उनके कार्यकाल की बात की जाए तो 1265 से लेकर 1290 ईस्वी के बीच बलबनी या बलबनी वंश के संस्थापक जो बलबनी वंश था वे शासन करते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये तो हम लोग जान लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे शमसी वंश के बारे में। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि शमसी वंश में आपको शमसी वंश से संबंधित काफ़ी जानकारी दे दी गई है। चलिए एक बार हम लोग उस पिछली क्लास को रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें उसे आज वाली क्लास को समझने में भी आसानी हो सके। और कल वाली क्लास को हम लोग एक बार से रिवीजन करने का मतलब होता है कि हमें एक बार दोबारा याद हो सके, ताकि अगर कुछ भी उस क्लास का पॉइंट भूला हो तो आज जब रिवीजन करें तो उसको आसानी से याद आ सकें। चलिए कल की क्लास को जो आपको पहला पॉइंट बताया गया, इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। क्या किया था? इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया था। आपको बताया गया था इक्ता व्यवस्था या इक्ता प्रणाली क्या थी। देखा जाए तो जो दिल्ली सल्तनत में जो प्रशासनिक एवं भू राजस्व व्यवस्था थी देखा जाए इक्ता व्यवस्था क्या थी? प्रशासनिक एवं भू राजस्व व्यवस्था थी। देखा जाए तो जैसे कोई शासक जब किसी अन्य राज्य के ऊपर आक्रमण करता है तो वह अगर आक्रमण के पश्चात उस साम्राज्य को जीत लेता है तो उसके देख रेख के लिए अपने एक अधिकारी या अपना एक जो स्वास्थ्य पात्र का सैनिक होता था उसे उस राज्य का सूबेदार या नियुक्त किया जाता था। देखा जाए तो वह वहाँ का जब सूबेदार नियुक्त होता था तो वहाँ के प्रशासनिक एवं भू राजस्व की देख रेख करता था। प्रशासनिक के मतलब वहाँ का वह शासन करता था और जहाँ से वह उस राज्य का जो भू राजस्व प्राप्त होता है, कुछ भू राजस्व अपने प्रशासन के लिए रखता था, बाकी जो अतिरिक्त भू राजस्व होता था वह राजा को दे दिया जाता था। और वे इस तरह देखा जाए तो जो साम्राज्य की सीमा का भी विस्तार होता गया इस तरह देखा जाए। और दूसरा पॉइंट आपको बताया गया कि उन्होंने केंद्र में एक बड़ी सेना रखी थी। इल्तुतमिश ने ही केंद्र में सबसे देखा जाए तो इल्तुतमिश ने ही केंद्र में एक बड़ी सेना रखी थी। इसके पहले दिल्ली सल्तनत का कोई भी शासक केंद्र में बड़ी सेना नहीं रखता था। अगला पॉइंट आपको बताया गया इक्ता व्यवस्था जो होती है भारतीय सामंतवादी व्यवस्था को उन्होंने समाप्त करना चाहते थे। जैसे भारतीय सामंतवादी जो व्यवस्था थी कि जैसे जो बड़े जमींदार होते थे वे छोटे किसानों को अपनी खेत पे दे देते थे, उससे अधिक कर वसूलते थे। इस प्रथा को उन्होंने इल्तुतमिश ने समाप्त करना चाहा। और ये जब प्रथा समाप्त हो जाएगी जो जनता और राजा के बीच का गैप है वो कम हो जाएगा। इस वजह से इस समस्या को समाधान के लिए इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा के जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसे समाप्त करना चाहा था। देखा जाए तो इल्तुतमिश ने उत्तराधिकारी के रूप में ज्येष्ठ पुत्र को जो प्रथा चल रही थी उसको तोड़ा था। आखिर उन्होंने ये प्रथा क्यों तोड़ी थी, उनके पीछे क्या मजबूरी थी, इसके बारे में जान लेते हैं। देखा जाए तो जो इल्तुतमिश के जो सबसे बड़े पुत्र थे नासिरुद्दीन महमूद थे, उनकी मृत्यु हो जाती है 1231 ईस्वी के बीच उनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि एक योग्य उत्तराधिकारी थे। लेकिन नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात इल्तुतमिश के अंदर एक शंका होने लगी कि अगला उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया जाए। इस
देखा जाए तो जो उसका अगला उत्तराधिकारी जो फ़िरोज़ था वह एक अयोग्य एवं विलासी प्रवृत्ति का शासक या विलासी प्रवृत्ति का था। इस वजह से इल्तुतमिश ने अपने दिल्ली सल्तनत या दिल्ली की बागडोर को वह काफ़ी आगे तक ले जाना चाहते थे। इस वजह से वह फ़िरोज़ शाह को सिंहासन पे आसीन नहीं करके वह अपनी पुत्री रज़िया सुल्ताना को दिल्ली की बागडोर की शासिका नियुक्त करते हैं। और जो उसके अन्य पुत्र थे वे काफ़ी छोटे थे या उस समय वे उसके गद्दी के दावेदार के योग्य नहीं थे। इस वजह से उन्होंने ये पद्धति तोड़ी थी। देखा जाए तो अब अगर मिर्ज़ापुर की वेब सीरीज़ देखेंगे, मिर्ज़ापुर में जो कालीन भैया थे वो मुन्ना भैया को पहले गद्दी नहीं दे रहे थे। इसीलिए नहीं दे रहे थे कि वो उस समय उस गद्दी के लायक नहीं थे या कह सकते हैं वो योग्य नहीं थे। उनके अंदर वो काबिलियत नहीं थी कि वो उस मिर्ज़ापुर की गद्दी को सँभाल सके। इस वजह से देखा जाए तो इस वजह से कालीन भैया उन्हें मुन्ना को गद्दी नहीं दे रहे थे, क्योंकि अभी वो नए-नए थे तो कहीं न कहीं, कहीं भी कहीं कुछ भी ऊट-पटांग हरकतें कर रहे थे। इस वजह से किसी भी गद्दी को सँभालने के लिए एक योग्य शासक की आवश्यकता होती है। चाहे वो आप मिर्ज़ापुर में देख लीजिए कालीन भैया, मुन्ना भैया को नहीं दी। उसी प्रकार देखा जाए तो इल्तुतमिश ने भी अपने जो विलासी प्रवृत्ति के जो उनके पुत्र थे फ़िरोज़, उनको भी गद्दी नहीं आसीन करते हैं। अगला पॉइंट आपको बताया गया था कि तबकात-ए-नासिरी के जो लेखक हैं मिन्हाज-उस-सिराज कौन थे? मिन्हाज-उस-सिराज थे तबकात-ए-नासिरी के लेखक। उन्होंने बताया कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा कोई दोबारा शासक नहीं होता है जो विद्वानों को धर्मपरायण और दयालु प्रवृत्ति का शासक रहा हो। ये सब क्वालिटी देखा जाए तो ये सब गुण देखा जाए तो इल्तुतमिश के अंदर था। और इसी गुण के बाद और देखा जाए तो 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। आज हम लोग देखते हैं ये था आपकी कल की क्लास। आज हम लोग आज की क्लास को देख लेते हैं कि आज की क्लास में आपका पहला पॉइंट क्या दिया गया है। देखा जाए तो आज की क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत में जो इल्तुतमिश का कार्यकाल था उसके समय या कह सकते हैं इल्तुतमिश के समय जो स्थापत्य कला कौन-कौन से उन्होंने निर्माण करवाया उसके बारे में देखेंगे। अगर स्थापत्य कला की बात की जाए तो दिल्ली जो इल्तुतमिश थे उन्होंने सबसे पहले स्थापत्य कला में कुतुब मीनार का निर्माण या कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया। देखा जाए तो कुतुब मीनार की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर दिया था। इसको पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। किसने कराया था? पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण कराया था। देखा जाए तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? बात की जाए तो कुतुब मीनार दिल्ली में अवस्थित है। देखा जाए तो इसके निर्माण में और इसमें जब क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो इसके मरम्मत के लिए और शासकों ने भी अपना योगदान देते हैं। वे शासक कौन थे देख लेते हैं। देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की निर्माण की शुरुआत करते हैं, इसकी नींव रखते हैं या आप कह सकते हैं कि पहला तल इन्होंने बनाते हैं, पहला तल, प्रथम तल। उसके बाद देखा जाए तो जब फ़िरोज़ शाह तुगलक हैं उन्होंने भी इसकी मरम्मत में योगदान देते हैं। देखा जाए तो बिजली गिर जाने के कारण ये 2 खंडों में विभाजित हो गई थी उसका 2 फ्लोर। इसके मरम्मत में भी फ़िरोज़ शाह तुगलक ने कार्य किया था। उसके बाद सिकंदर लोदी ने भी इसके तीसरे और चौथे फ्लोर में मरम्मत में योगदान दिया था। कौन-कौन से थे देखा जाए तो कुतुब मीनार के निर्माण में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। उसके बाद उसको पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने और साथ ही साथ उसमें मरम्मत की बात की जाए तो फ़िरोज़ शाह तुगलक और सिकंदर लोदी ये 2 शासक और भी योगदान थे। आप कह सकते हैं कि 2 वंश जो दिल्ली सल्तनत में शासन कर रहे थे 2 वंशों ने भी इसमें अपना योगदान दिया था। अब अगली स्थापत्य कला की बात की जाए, अगली स्थापत्य कला है सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी देख लेते हैं कि क्या है। सुल्तानगढ़ी की बात की जाए तो यह भारत का पहला मकबरा है। देखा जाए तो इसके पहले भारत में इल्तुतमिश के समय या कह सकते हैं जो सुल्तानगढ़ी है इसके पहले भारत में एक भी मकबरा नहीं बनता था। इसी वजह से इसे भारत का पहला मकबरा कहा जाता है। किसके कार्यकाल में निर्माण हुआ था? इल्तुतमिश के कार्यकाल में भारत में पहला मकबरा का निर्माण होता है। क्यों किया जाता है? आखिर ये मकबरा का निर्माण क्यों किया जाता है, क्यों बनाया जाता है? देखा जाए तो उन्होंने अपने पुत्र, जो उनका बड़ा पुत्र था, आप कह सकते हैं जो उत्तराधिकारी के योग्य था, नासिरुद्दीन महमूद की याद में 1231 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1231 ईस्वी में। कहाँ पे बनाया गया है? ये दिल्ली में अवस्थित है। किसकी याद में? नासिरुद्दीन महमूद की याद में। क्या है? भारत का पहला मकबरा है। कब बनाया था? 1231 ईस्वी में। और साथ ही ये भी आप लोग जान लीजिए कि यह पिता द्वारा बनवाए गए पुत्र को मकबरा है। क्या? यहाँ पिता द्वारा पुत्र को बनवाया गया मकबरा। क्या? ये देखा जाए तो ये मकबरा जो है पिता जो कह सकते हैं इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसकी याद में? नासिरुद्दीन महमूद की याद में, जो उसका पुत्र था। इसी वजह से उसे मकबरा शैली का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जनक कहा जाता है।
अगला पॉइंट आपको बताया गया है, अगला आपकी स्थापत्य कला के बारे में बात की जाए, अगला स्थापत्य कला है जामा मस्जिद। देखा जाए तो जामा मस्जिद जो होता है बदायूं में उन्होंने बनाया था। कहाँ बना था? इल्तुतमिश ने जामा मस्जिद का निर्माण बदायूं में किया था। बदायूं में क्या किया था? देखा जाए तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है तो वह बदायूं का सूबेदार होता है, इसी वजह से वहाँ पे जामा मस्जिद का उन्होंने निर्माण करवाया था। ये जामा मस्जिद कहाँ है? बदायूं में। अगले स्थापत्य कला की बात की जाए तो अतारकिन का दरवाज़ा। क्या है? अतारकिन का दरवाज़ा। देखा जाए तो अतारकिन का दरवाज़ा कहाँ अवस्थित है, इसके बारे में जान लेते हैं। अतारकिन के दरवाजे की बात की जाए तो ये राजस्थान के नागौर में है। कहाँ है? राजस्थान के नागौर में अवस्थित है। देखा जाए तो इसका निर्माण किस शैली में होता है? ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला है। देखा जाए तो इसमें इंडिया आप कह सकते हैं हिंदुस्तानी स्थापत्य कला और साथ ही साथ इस्लामिक जो स्थापत्य कला है, हिंदुस्तानी स्थापत्य कला और इस्लामिक स्थापत्य कला के दोनों को मिश्रण रूप से ये अताकिन का दरवाज़ा बना है, जिसे कहा जाता है इंडो इस्लामिक। इंडियन और इस्लामिक कल्चर को मिक्स करके ये बनाया गया है अताकिन का दरवाज़ा। कहाँ है? राजस्थान के नागौर में है। अगले स्थापत्य कला की बात की जाए, अगला स्थापत्य कला है हौजे शमसी। क्या है? हौजे शमसी। देखा जाए तो ये क्यों बनवाया गया था? देखा जाए तो दिल्ली की जल समस्या, उस समय जब दिल्ली में जल समस्या होती थी उसके समाधान के लिए बनवाया गया था। क्या था? दिल्ली में जल समस्या के समाधान के लिए। ये ही पढ़ी जलाशय के रूप में होता था। ये काफ़ी बड़ा तालाब होता था या जलाशय होता था, जिसे कहा जाता था शमसी तालाब। क्या कहा जाता था? शमसी तालाब कहा जाता है। उसके निर्माण में देखा जाए तो वर्तमान समय में भी दिल्ली में अभी भी जल समस्या के समाधान का कोई भी निवारण नहीं किया जा रहा है। और उस समय देखा जाए तो जब इल्तुतमिश के कार्यकाल में 1211 के बीच में कहा जा सकता है, उस समय उन्होंने दिल्ली के जल समस्या के समाधान के लिए उन्होंने शमसी तालाब का निर्माण करवाया था। अगले स्थापत्य की बात की जाए तो मदरसा एवं खानकाहा। क्या है? मदरसा एवं खानकाहा। दिल्ली में एक मदरसा, जो मदरसा होता है आप कह सकते हैं इस्लामिक स्कूल होता था। मदरसा का मतलब कह सकते हैं इस्लामिक स्कूल। यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के बच्चों को आप कह सकते हैं, मुस्लिम समुदाय नहीं कह सकते हैं, इसमें आप चाहे पढ़ना चाहें तो हिंदू समुदाय या तो किसी भी धर्म के बच्चे यहाँ जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं मदरसे में। बेसिकली देखा जाए तो इस्लाम या मुस्लिम धर्म के ही लोग इस मदरसे में शिक्षा प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ सूफी संतों के लिए उन्हें खानकाहा। क्या होता था? खानकाहा, जिसे मठ के रूप में स्थापना कराई थी। कौन कराया था? इल्तुतमिश ने। क्या नाम था? मदरसा एवं खानकाहा। मदरसा देखा जाए तो एक स्कूल होता था, जबकि खानकाहा एक मठ के रूप में होता था। देखा जाए तो ये था। एक बार फिर से स्थापत्य कला के बारे में देख लेते हैं। उन्होंने देखा जाए तो क्या बनाया था? पहले स्थापत्य कला की बात की जाए तो कुतुब मीनार को उन्होंने पूर्ण करवाया था। इसके निर्माण की आप कह सकते हैं, इसकी शुरुआत की बात की जाए तो किसने किया था? शुरुआत की बात की जाए तो इल्तुतमिश ने इसकी शुरुआत की थी, और इसको पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। किसने पूर्ण कराया था? इल्तुतमिश ने। इसमें दिल्ली सल्तनत के 2 और शासक होते हैं। अब दिल्ली सल्तनत के 2 और वंशों ने इसमें निर्माण में योगदान देते हैं, इसकी मरम्मत में योगदान देते हैं। कौन सा था? आप तुगलक वंश की बात कर सकते हैं। तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक ने इसके मरम्मत में, साथ ही साथ जो लोधी वंश था, आप कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो लोधी वंश था, उन्होंने भी इसके मरम्मत में योगदान देते हैं। कौन थे? सिकंदर शाह लोधी थे। और दूसरा बात की जाए तो सुल्तानगढ़ी कहाँ पे अवस्थित है? ये दिल्ली में अवस्थित है। और देखा जाए तो भारत का पहला मकबरा है। अक्सर एग्जाम में अगर पूछ ले कि भारत का पहला मकबरा किसके शासनकाल में बनाया गया था, तो आपको उसका उत्तर होगा इल्तुतमिश होगा। किसकी याद में बनाया गया था? उसके जो ज्येष्ठ पुत्र थे, आप कह सकते हैं नासिरुद्दीन महमूद थे, उनकी याद में कब बनाया गया था? 1231 ईस्वी में। और देखा जाए तो सबसे खास बात थी, पिता द्वारा पुत्र को बनवाया गया ये पहला मकबरा था। इसी वजह से इसके जब सुल्तानगढ़ी मकबरा बनता है तो इसी के बाद से इसे मकबरा शैली का जनक कहा जाता है। और अगला बताया गया है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहाँ बना था? बदायूं में। क्या बना था? जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात बदायूं का इक़्तिदार था, इस वजह से वहाँ पे एक मदरसा या जामा मस्जिद बना होता है। अगला आपको बताया गया अतारकिन का दरवाजा कहाँ पे अवस्थित है? राजस्थान के नागौर में। क्या है? इंडो इस्लामिक वास्तुकला है। यह भारतीय परंपरा और इस्लामी जगत की परंपरा को मिक्स करके ये अतारकिन का दरवाजा बनवाया गया है। और अगला बताया गया हौजे शमसी। देखा जाए तो दिल्ली में जल समस्या के समाधान को दूर करने के लिए बड़ा तालाब बनाता है, जिसे शमसी तालाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शमसी तालाब। देखा जाए तो वर्तमान समय में दिल्ली की जल समस्या है, लेकिन इसके समाधान के लिए भी सरकार कोई भी कार्य उतना कारगर ढंग से नहीं कर पा रही है। अगला देखा जाए तो मदरसा और खानकाहा। देखा जाए तो दिल्ली में मदरसा जो होता है एक स्कूल होता था, मदरसा स्कूल के रूप में, जबकि जो खानकाहा होता है वह जो सूफी संत होते हैं उनके रहने के लिए मठ के रूप में बनाया था। मठ को क्या कहा जाता था? खानकाहा कहा जाता था। अन्य देखते हैं जो इल्तुतमिश से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं या महत्वपूर्ण
क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है। देखा जाए तो इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? मकबरों का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह कहा जाता है। और देखा जाए तो उसी के शासनकाल में शुद्ध अरबी सिक्का चलना प्रारंभ होता है और उसने सुल्तानाबाद भी उसी ने धारण किए थे। उसके बाद सुल्तान पद को जो वंशानुगत इन्हीं ने किया था। अगला बताया गया, इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करवाया था इसने। टंकों का रजिया का नाम, जो आपका टंका सिक्का होता था उसको रजिया का नाम अंकित करा गया था। मकबरों का पितामह कहा जाता है। शुद्ध अरबी सिक्का उसने चालू किया था। सुल्तान उपाधि धारण की, सुल्तान पद को वंशानुगत बनाया और गुलाम का गुलाम इसे कहा जाता है। और सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करवाया और टंकों पर रजिए का नाम लिखवाया। जो अगले जो आपको कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत की शासक बनती है रजिए, उसके नाम पर टक्का पे सिक्के का नाम लिखवाया। देखा जाए तो आज जो कह सकते हैं इल्तुतमिश के स्थापत्य कला के बारे में ये आपका आज की जानकारी थी। अब देखते हैं कल हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के मृत्यु के पश्चात जो अगला शासक होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।